दोस्तों, एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से। इस फाइल का नंबर यहाँ मेंशन है और ये जो जारी करने की तिथि इस नोटिस को 31 जुलाई 2026। अगर बात की जाए तो इसमें शैक्षणिक स्तर एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आया है इसमें इस नोटिस के माध्यम से। और अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें यह चरण उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर नेट या नेट में कैटेगरी 1, 2, 3, गेट, सीड या अन्य नेशनल लेवल फेलोशिप या एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन पास किया है। आगे बात करें इसमें तो इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म है ये इस वेबसाइट पे लिए जाएंगे और जो फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है 31/7/2026 और ये 12 अगस्त 2026 तक शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आगे बात करें कि जिन्होंने 13 जुलाई 2026 के पुराने नोटिफिकेशन जिसकी नोटिफिकेशन संख्या ये है के तहत पहले ही आवेदन कर दिया था, वे यूजीसी, नेट, गेट, सीड आदि पात्र हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करें, यदि किसी छात्र ने पहले ही आवेदन किया था लेकिन नए संशोधित नियम के तहत अब पात्र नहीं है, तो इस ईमेल पे ईमेल करके अपना पंजीकरण डिटेल, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट डिटेल दे के फीस का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आप अब पात्र नहीं है तो। आगे बात करें, यदि कोई एक से अधिक आवेदन के लिए अगर कोई कैंडिडेट चाहते हैं कि अगर वो एक से ज़्यादा पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें हर प्रोग्राम के लिए अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा, सेपरेट एप्लीकेशन अप्लाई करनी होगी और अलग से जो फीस है वो भुगतान करना पड़ेगा। जितनी बार आप पीएचडी अलग-अलग सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उतना बार आपको रजिस्ट्रेशन फी जो है या एप्लीकेशन फी है आपको देना होगा। आगे बात करें, द एप्लीकेशन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फी दे दिया तो आप किसी भी स्थिति में उस पैसे को वापस नहीं ले सकते हैं। आगे बात करें, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन कश्मीर स्टडीज, दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज विल बी डन इन सेकेंड स्टेज। जो कश्मीर स्टडीज, दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज वाले जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें जो एडमिशन होगा वो सेकेंड स्टेज में होगी इसकी प्रक्रिया बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी लेवल इंट्रेंस एग्जाम। और ये सेकेंड चरण का जो होगा एडमिशन वो विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें हम लोग, सेकेंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पीएचडी में प्रवेश के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। पहला क्या है कि मास्टर डिग्री का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का अगर पीजी कर रखा है, आपने मास्टर डिग्री ले रखी है, या आपने 4 साल का ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का मास्टर्स कर रखा है। जैसे आपको पता है कि 4 ईयर का जो यूजी है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप 1 ईयर का पीजी डायरेक्ट कर सकते हैं। उसकी अलग कंडीशन है, किसी और वीडियो में
इसके बारे में बताऊँगा आपको डिटेल से। तो अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का पीजी कर रखा है या 4 साल का ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का मास्टर्स कर रखा है, पीजी कर रखा है और कम से कम 55% कुल अंक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आप एलिजिबल हैं उसको अप्लाई करने के लिए। साथ में तो आपके पास ये तमाम जो नेट है, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आगे बात करें इसमें, आगे बात करें, ये नहीं है इसके अलावा क्या 4 साल का आपने बैचलर कर रखा है विथ मिनिमम 75% मार्क्स से एग्रीगेट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि एनईपी 2020 में ये प्रावधान है कि आप 4 साल का आपने यूजी कर लिया 75% से, तो डायरेक्ट आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, बशर्ते आपके पास नेट या जो भी क्राइटेरिया मांगा गया है वो फुलफिल होना चाहिए। साथ में इसके साथ में क्या है कि 5% रिलैक्सेशन मार्क्स पे मिलेगा उनके लिए जो एसटी, एससी, ओबीसी में है या डिफरेंटली एबल्ड है, ईडब्ल्यूएस में है, उनको ये छूट मिलेगा 5% का। तो उनके लिए अगर 4 साल का आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो और तो अगर 70% नंबर है तो इन कैटेगरी वालों का उसमें अप्लाई कर सकते, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो। आगे बात करें, आगे बात करें हम, तो इसमें हाँ, इसमें ये बात एमफिल संबंधित इसमें ये बात है कि एमफिल में अगर 50% मार्क्स इन एग्रीगेट है एमफिल प्रोग्राम में, अगर पीजी के बाद एमफिल होता है, अगर आपने एमफिल कर रखा है और 55% एग्रीगेट मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इक्विवेलेंट हैं आप। हाँ, और इसमें अगर एसटी, एससी में कोई आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उनके पास 5% का रिलैक्सेशन है एमफिल के बाद, तो 50%, तो उनके लिए, इन लोगों के लिए हो गया 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई। आगे बात करें इसमें, आगे बात करें कि किसी विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सरकारी विभाग, पीएसयू, आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री और अदर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कार्यरत कर्मचारी हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन है जानते हैं। आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसमें क्या है कि मतलब अपने नियोक्ता या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एनओसी एडमिशन फीस जमा करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आपको एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा इसमें क्या है, अगर स्टडी लीव से संबंधित क्या है, पीएचडी कोर्स वर्क शुरू होने से पहले कम से कम 6 महीने का नियंत्रण, कंटिन्यू 6 महीने स्टडी लीव का स्वीकृति पत्र जमा करना होगा कि आप 6 महीने तक छुट्टी पर, क्योंकि शुरू के 6 महीने जो होता है वो कोर्स वर्क का होता है, तो उसमें मैंडेटरी होता है, उसमें आपको रेगुलर क्लास करनी होती है, तो उसके लिए 6 महीने के लिए स्टडी लीव आपको कंफर्म हो, सैंक्शन हो 6 महीने की छुट्टी, ये हो गई। आगे बात करें, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनल टीचिंग या एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉई जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो पीएचडी कर रहे हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के नियमित शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए साथ साथ कोर्स वर्क पूरा कर सकते हैं। अगर उसमें वो काम कर रहे हैं, सपोज कोई प्यून है या कोई प्रोफेसर, कोई नेट आधार पे प्रोफेसर है, वो पीएचडी करना चाहते हैं, या कोई क्लर्क है, कोई भी है, तो अपना काम करते करते अपना कोर्स वर्क पूरा कर सकते हैं, ये वहाँ प्रावधान दिया गया है। बहुत जगह क्या होता है कि आप कोर्स वर्क कर रहे हैं तो मोस्टली जगह आपको अपना एनओसी देना पड़ता है, आपको उतनी दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, वो डिपेंड करता है जगह जगह के हिसाब से। आगे बात करें तो इसमें
फर्स्ट स्टेज के लिए कौन एलिजिबल है? जिनके पास यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ है, यूजीसी सीएसआईआर नेट है। जैसे कि बता दूं कि यूजीसी जनरली आर्ट्स के लिए होता है और सीएसआईआर साइंस संबंधित जैसे फिजिकल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके लिए ये एक तरह का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ। इसके माध्यम से आपको पीएचडी में एनरोलमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं यूजीसी में सिर्फ आर्ट्स नहीं, कुछ साइंस के सब्जेक्ट है, वो डिपेंड करता है इन्होंने कैसे बांट रखा है चीज़ों को यूजीसी ने। उसके बाद अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। जैसा पता है कि इसमें तीन चरण होते हैं सीएसआईआर और यूजीसी में। अगर आप जेआरएफ है होता है एक होता है नेट होता है, एक होता है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो भी इसके माध्यम से भी आपको एडमिशन मिलता है। उसके बाद गेट है, सीड है और एनी अदर सिमिलर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। अगर ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके माध्यम से भी आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। आगे बात करें तो निम्नलिखित इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी प्रोग्राम के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड नोटिफिकेशन एनेक्जर ए में है, जिसमें रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और नैनो साइंस मटेरियल है। वो एनेक्जर ए में उसकी जो भी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आगे डिस्कस करेंगे, देखते हैं इसमें है या नहीं। आगे बात करें इसमें तो जो प्रोसीजर है एडमिशन का वो क्या रहेगा। इसमें जो है प्रवेश के लिए कुल 100 अंक के आधार पर एक कंपोजिट स्कोर बनाया जाएगा। कंपोजिट स्कोर बनाया जाएगा 100 नंबर का। इसमें टेस्ट पोर्शन का जो है 70% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का 30% वेटेज रहेगा। ठीक है। उसके बाद बात करें जेआरएफ जिन्होंने यूजीसी नेट कैटेगरी 1 जो कि जेआरएफ होता है या यूजीसी सीएसआईआर नेट गेट सीड फेलोशिप वाले उम्मीदवारों को सीधे पूरे 70 अंक मिलेंगे और सीधा इंटरव्यू में शामिल होंगे। उनके लिए सीधा 70 नंबर मिलेगा, सीधा इंटरव्यू होगा। उनके लिए ऐसा कुछ वेटेज वाली बात नहीं है, सीधा जाएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू के आधार पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड इसमें कैटेगरी क्या है? जिनके पास नेट है ओनली, नेट और नेट सेकंड हो गया, नेट और पीएचडी ओनली वाला केस। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड क्वालिफाइड यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट अंडर सेकंड एंड थर्ड possess a valid score in GATE, SEED or any other equivalent national level eligibility entrance examination recognized by UGC or any other competent। तो उनके लिए क्या है कि इन्हें इनके संबंधित जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि इनके स्कोर का 70% दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर सिर्फ नेट पास है तो नेट में जितना भी स्कोर किया हो, सपोज कि उनका 170 आया आउट ऑफ 300, मैं नेट की बात कर रहा हूँ, यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ, तो 170 का जो भी 70% होगा वो स्कोर में उनको मिल जाएगा। अच्छा, आगे बात करें तो 27 मार्च 2024 से पहले नेट क्वालिफाई उम्मीदवार जो हैं इन्हें 50 अंक सीधे दिए जाएंगे। शैल बी गिवन 50 मार्क्स एंड और उसके बाद बाकी 20 अंक उनकी मास्टर्स डिग्री के प्रतिशत के आधार पर दिए जाएंगे। मतलब 27 मार्च 2024 से पहले जिनका नेट क्वालिफाई है उनको 50 नंबर तो डायरेक्ट मिल जाएगा, प्लस मास्टर्स के आधार पर उनको 20 नंबर मिलेगा। वो डिपेंड करता है 20 नंबर कैसे बांटा है उन्होंने। कहीं कहीं 80% प्लस है तो 20 नंबर, फिर 70-80 है तो कम हो जाएगा, 60-70 से कम हो जाएगा, ऐसे करके ये कर सकते हैं। ऐसा होता ही है, जनरली देखा गया है। आगे बात करें, हाँ, तो इसमें एक और चीज, हाँ, ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट अंडर बोथ द अबव कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ए इंटरव्यू। जो भी कैटेगरी है इसमें
जेआरएफ छोड़ के जो 2 बाकी कैटेगरी है उसमें उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा अपने-अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। उनको अपने डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जाना होगा और जो इंटरव्यू है 30% वेटेज 30% का होगा, 30% वेटेज का होगा इन द कंपोजिट स्कोर, कंपोजिट 100% में से, ठीक है। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन द कंसर्न डिपार्टमेंट 17-19 अगस्त को जिस डिपार्टमेंट अप्लाई करेंगे आप पीएचडी के लिए उसमें आपका इंटरव्यू 17 से लेकर 19 अगस्त तक होगा। आगे बात करें इसमें नंबर ऑफ सीट की बात करें तो इसमें क्या है कि द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी एंड फॉलो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इसको फॉलो करेगी। हाँ, आगे बात करें इसमें और सीटों का विवरण जो है विभागवार और वर्गवार कैटेगरी वाइज खाली सीटों की सूची एनेक्सर बी में दी गई है। खाली इसमें मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगला जो पॉइंट है कि विश्वविद्यालय के निर्णय में अनुसार उपलब्ध सीटों की संख्या बढ़ या घट सकती है। द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट में भी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी डिसीजन के अकॉर्डिंग सीट घट सकती है, बढ़ भी सकती है। उसके बाद द नंबर ऑफ अलॉटेड सीट में डिफर। जो अलॉटेड सीट है वो डिफर कर सकती है फ्रॉम द अवेलेबल, वो चेंज हो सकती है। आपको ध्यान में रखते हुए आवंटित सीटों की संख्या उपलब्ध रिक्त सीटों से भिन्न हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो मेंशन है वही रहेगी, कम भी हो सकती है, या भी हो सकती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। आगे बात करें जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कुछ फी लगेगी, एप्लीकेशन फी लगेगी जो आपको ऑनलाइन मेथड से पे करना है। पहला अगर आपकी कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो आपको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे। ओबीसी में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 400 और एसटीसी दिव्यांग है तो 200। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो 31 जुलाई 2026 रहेगी। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिट करने का वो अगस्त 12 2026 के शाम के 5 बजे तक। डेट टेंटेटिव जो डेट है इंटरव्यू का वो 17, 18, 19 अगस्त को रखी गई है, जो मे बी यूनिवर्सिटी चेंज भी कर सकती है डिपेंड ऑन। अच्छा, उसके बाद अगर फर्स्ट सिलेक्शन जो लिस्ट अगर आएगी वो 20 तारीख को आएगी। डिपॉजिट ऑफ फी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो फी पीएचडी का जो फी है जो भी हो आपको जमा करने की जो डेट है वो 20-21 अगस्त को। अगर उसमें भी कोई वेटिंग में मतलब जो सीट बच जाती है और कोई वेटिंग वाले अगर उस सेकंड लिस्ट में आते हैं और सेकंड और फाइनल सिलेक्शन उसके बाद नहीं आएगी दोबारा कोई लिस्ट, खाली रहेगी तो खाली ही जाएगी वो 22 अगस्त को। और उनके लिए जो डिपॉजिट का फी डिपॉजिट है वो 22-23 2 दिन आपको मिलेगा अगस्त में जमा करने के लिए। आगे बात करें हाँ, आगे बात करें इम्पोर्टेंट नोट के बारे में अगर बात करूं तो इसमें स्टूडेंट को रेगुलरली विजिट करना है, वेबसाइट को देखते रहना है। कोई एडमिशन संबंधित कोई जानकारी इस पर आएगी तो। और फॉर एनी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी द स्टूडेंट हैव एडवाइस टू कांटेक्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो उनको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में कनेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन कश्मीर स्टडी दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज एंड टू द वैकेंट सीट इन द अदर डिपार्टमेंट सेंटर इफ एनी रिमेनिंग बच जाता है, रिमेनिंग अनफिल्ड आफ्टर द कंप्लीट ऑफ फर्स्ट स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज होने के बाद अगर बच जाती है सीटें तो सेल मेड ऑन द तो अगर सब कुछ प्रक्रिया करने के बाद सीट अगर बच जाती है मतलब सेकंड और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बाद अगर सीट बच जाती है तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एक अपना इंट्रेंस टेस्ट लेगी। इसका नाम है यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट लेगी सेकेंड स्टेज ऑफ पीएचडी एडमिशन के लिए। पहले स्टेज में तो हो गया जिन्होंने नेशनल लेवल की जो एग्जाम में पास कर रखा है उसको आधार पर तो हो गया, लेकिन जिन्होंने नेशनल मतलब जिनका पास नेट नहीं है, गेट नहीं है, सीट नहीं है
या जो तमाम जो नेशनल लेवल की जो एंट्रेंस है वो नहीं है उनके पास, तो उस के बाद यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस लेके सेकंड स्टेज ऑफ पीजी एडमिशन करेगी और इससे संबंधित कोई भी एडमिशन नोटिफिकेशन आता है तो फिर यूनिवर्सिटी इशू करेगी उसको अपने वेबसाइट पे। और एडमिशन हेल्प डेस्क है अगर आपको ऑल वर्किंग डे, ऑल वर्किंग डे इन द सेंस कि मंडे टू फ्राइडे ही होता है, संडे यूनिवर्सिटी में 2 दिन छुट्टी होती है। तो 9:30 बजे सुबह से लेकर शाम के 5:30 तक आप इन संबंधित नंबर पे आप फ़ोन करके कुछ जानकारी ले सकते हैं। आगे बात करें हाँ, एनेक्जर ए के बारे में हमने बात किया था। तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, तो all the candidate qualify UGC, CSR, NET, GATE और any other similar national level examination recognized, ठीक है। तो इन एनी ऑफ द फ्लोइंग डिसिप्लिन शैल बी एलिजिबल फॉर, अगर आपने ये एग्जाम अगर आपने पास कर रखा है, जो ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे दे रखा है ना यहाँ पे, या फिर कोई नेशनल लेवल है, नेशनल लेवल पे कोई एग्जामिनेशन है जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो फर्स्ट स्टेज में आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, और उसके बाद अगर हम नैनो साइंस एंड मटेरियल की बात करें तो ऑल कैंडिडेट जिन्होंने ये एग्जाम पास कर रखा है, यूजीसी द्वारा कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो वो फर्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, मटेरियल साइंस, उसके बाद हो गया केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एनी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेवेंट कोई ब्रांच है तो ठीक है। आगे बात करें वैकेंट एनेक्जर बी आ गया हमारे पास, जिसमें पीएचडी वैकेंट सीट एकेडमिक सेशन और 2026-27 के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में एससी की 4, एसटी की 2, ओबीसी की 6, यूआर की 11, ईडब्ल्यूएस की, पीडब्ल्यूडी की 1 सीट, ऐसे मिला के 24 सीटें हैं। ऐसे तमाम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीटों की संख्या, और किसी-किसी में यूआर में सभी में है, कहीं-कहीं एसटी में नहीं है, कहीं एससी में नहीं है। ऐसे करके सारी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में कितनी-कितनी रिक्वायरमेंट है अगर देखी जाए, तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में इस डिपार्टमेंट में 24 सीटें हैं, ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो 21 सीटें यहाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। जनरली इतनी सीटें बहुत कम देखने को मिलती है, 2-4 सीट ही काफ़ी होती है। अच्छा, आगे बात करें तो एक और है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, इसमें 13 सीटें हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक के साथ ये जो हैशटैग है, वो नंबर 1 नंबर, मतलब इसका ये मतलब है कि पीडब्ल्यूडी के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि 2016 का जो राइट टू पीडब्ल्यूडी आया था, जो एक्ट आया था, उसके हिसाब से 4% आई थिंक मिलता है। मुझे ज़्यादा आई थिंक 4% मिलता है, तो हॉरिज़ॉन्टल रिजर्वेशन होता है इनका, पीडब्ल्यूडी वालों का। तो उसके बाद हाँ, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की बात करें तो 32 सीटें हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड मटेरियल की बात करें तो 23 सीटें इसमें हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं इतनी सीटें। और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल की बात करें तो 10 सीटें हैं, बढ़िया सीट हैं। मास कम्युनिकेशन में 13 हैं, संस्कृत में 11 हैं, काफ़ी ज़्यादा सीटों की संख्या है इसमें। और टोटल नंबर ऑफ पीएचडी सीट की बात करें तो 263 सीटें अवेलेबल हैं। याद रखें ये जो सीटें हैं चेंज भी हो सकती हैं, गड़बड़ सकती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। साथ में यहाँ पे पढ़ने की चीज़ है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 216 जो बता रहा था मैं आपको, धारा 1 के अनुसार विकलांग व्यक्ति हैं, पीडब्ल्यूडी को 5%, माफ़ कीजिएगा मैंने 4% बताया था, 5% सीटें आवंटित की गई है। हालाँकि ऐसे उम्मीदवार को उस उपयुक्त श्रेणी में समायोजित किया जाएगा जिससे वो संबंधित है। पहले उनको पीडब्ल्यूडी वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनको अपनी कैटेगरी पर डाला जाएगा।
उस उपयुक्त श्रेणी में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द एडमिशन टू दीज़ प्रोग्राम विल बी डन इन द सेकंड फेज़ थ्रू द यूनिवर्सिटी। अगर इसमें सीट बच जाती है तो यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से इनको पूरा किया जाएगा। ओके। और बात करें इसमें तो आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्द से जल्द आपको उससे संबंधित अपडेट दे दूँ। अगर आप इच्छुक हैं तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इसमें इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और कोई इससे संबंधित कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि अपडेट आते रहे, आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। और कोई व्यक्ति जो इससे संबंधित हैं, जिनको पीएचडी करना है, उनके पास नेट है या सीएसआर नेट है, यूजीसी नेट है, गेट है, तमाम चीज़ें हैं, तो उनको शेयर कर दें ताकि वो इस फॉर्म को भर के अपना पीएचडी हायर एजुकेशन में जा सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जगह के साथ। जय हिंद। बाय।